स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और कंप्यूटर की इस क्लास में, अकाउंटिंग की क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग टर्म के बारे में। यानी कि अकाउंटिंग टर्म इसके पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन हम लोगों ने मात्र एक्सपेंडिचर तक पढ़ा था। इसके बाद से आज हमको प्रॉफिट गेन वगैरह सब पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है प्रॉफिट। और प्रॉफिट को हिंदी में बोला जाता है क्या? लाभ। क्या बोला जाता है? लाभ बोला जाता है। और देखिए, प्रॉफिट होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, करा कि द एक्सेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस ड्यूरिंग इन अकाउंटिंग पीरियड कॉल्ड प्रोग्राम, सॉरी कॉल्ड प्रॉफिट। द एक्सेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस ड्यूरिंग इन अकाउंटिंग पीरियड कॉल्ड प्रॉफिट का मतलब होगा, करे कि जो अमाउंट का हमारा एक्सेस होता है, किसका? रेवेन्यू का। रेवेन्यू अमाउंट का जो एक्सेस होता है, और पूरा जो हमारा क्या होता है, खर्चा होता है, कह रहा है कि उसके दौरान जो हमारे अकाउंटिंग में क्या होते हैं, मतलब ये होते हैं हमारे प्रॉफिट होते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमने कितने रुपए का इनकम किया और प्लस कितना रुपया मैंने खर्चा किया। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है आमदनी, और एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। ड्यूरिंग यानी कि इसके बाद को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। जैसे मान के चलिए कि कितना रुपया मैंने आमदनी किया और प्लस कितना रुपया मैंने खर्चा किया, ओवरऑल जो भी एक्सपेंसेज होता है, ठीक है, उसके कह रहा है कि उसको हम बोलते हैं, जैसे अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट के नाम से हम उसको बोलते हैं, लाभ के नाम से हम बोलते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपने कितने रुपए का रेवेन्यू प्राप्त किया, यानी कि कितना रुपया आपने कमाया और प्लस कितना रुपया आपने खर्चा किया, जो उसके बीच का जो अमाउंट होता है, जो उसका अमाउंट हमारा एक्सेस होता है, उसी एक्सेस अमाउंट को हम बोलते हैं कि एक प्रकार का हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब देखिए, इसके बाद से आता है गेन। और गेन का मतलब होता है प्राप्त करना या हासिल करना। देखिए, जैसे लिखा हुआ है गेन के बारे में, किसी एक ट्रांजेक्शन से प्राप्त होने वाले प्रॉफिट ही गेन कहलाता है। जो आकस्मिक प्राप्त हो, जैसे सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, विनिंग ऑफ कोर्ट केस, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एटीसी। करे कि किसी एक ट्रांजेक्शन से प्राप्त होने वाला क्या, प्रॉफिट ही गेन कहलाता है। जैसे कोई आकस्मिक प्राप्त हो, जैसे सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स। जैसे मान के चलिए, आपने जो है कंप्यूटर खरीदा 10,000 रुपये में। कितने रुपए में? 10,000 रुपये में। और कोई कस्टमर आपको उसी कंप्यूटर का 20,000 रुपये आपको दे रहा है, कह रहा है कि 20,000 रुपया ले लीजिए और अपना कंप्यूटर हमको दे दीजिए। तो इसको हम गेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेन बोलते हैं। क्योंकि ये कई ट्रांजेक्शन आपने किया, बस केवल आपने कंप्यूटर को बेचा, जिसमें आपको 10,000 रुपये का फायदा हुआ। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे आकस्मिक प्राप्त वाले कुछ ऐसे राशि होते हैं, और कुछ ऐसे मतलब ट्रांजेक्शन होते हैं, जिसको हम गेन के नाम से जानते हैं। या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है विनिंग ऑफ कोर्ट केस। मतलब मान के चलिए कि जैसे आपके मतलब कोर्ट में कुछ आपका केस चल रहा हो, और अचानक से आपकी विजय हो गई हो, आपने उस केस को जीत लिया हो, तो इसको भी हम बोलते हैं क्या, अकाउंटिंग के लैंग्वेज में गेन बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना? मैंने उस चीज को हासिल कर लिया, प्राप्त कर लिया। और फिर लिखा हुआ है यहाँ पे एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जैसे किसी एसेट्स का वैल्यू जो है, मान के चलिए कि बढ़ रहा हो, तो ऐसे मतलब ऑप्शंस को हम एक प्रकार से बोलते हैं गेन। इसमें ये सारे ऑप्शन आपका आता है। एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि किसी मूल्यों में ह्रास हो रहा हो, या किसी मूल्य में मान के चलिए कि बढ़ोतरी हो रहा हो, ऐसे को हम बोले जाते हैं क्या, गेन बोले जाते हैं। एक प्रकार का ये गेन होता है। अब लॉस क्या होता है? लॉस मतलब हानि। और कह रहा है कि किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट रेवेन्यू से जितना अधिक होता है, वह अमाउंट ही बिजनेस का लॉस अमाउंट कहलाता है। जैसे मान के चलिए, हमने जो है इनकम किया, मतलब रेवेन्यू प्राप्त हुआ 100 रुपए का। समझ में आ रहा है ना? रेवेन्यू प्राप्त हुआ 100 रुपए का, और मैंने खर्चा कर दिया 20 रुपए, तो शेष 80 रुपया बचना चाहिए ना। वो 80 रुपया तो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। लेकिन अगर लॉस के बारे में बात किया जाए, तो कह रहा है कि किसी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट रेवेन्यू से जितना अधिक होता है। जैसे मान के चलिए कि आप बिजनेस स्टार्ट किए, और जब अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है, तो मान के चलिए कि उस केस में आप देखेंगे कि हमने बिजनेस में पूंजी लगाया 10 लाख रुपए का। समझ में आ रहा है ना? और कितना एक्सपेंस हो रहा है,
और दोनों का जब अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो अगर करा कि अगर एक्सपेंस का अमाउंट रेवेन्यू से अधिक होता है, जैसे मान के चलिए कि आपने 5 लाख रुपए का पूंजी आपने लगाया अपने बिजनेस में, कैपिटल लगाया, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, और फिर लास्ट में जब आपने कैलकुलेशन किया तो आपने ये देखा कि जितना आपने अमाउंट उसमें लगाया था, यानी कि जितना आप उसमें आपने पाया था, आमदनी किया था, उससे ज्यादा आपका खर्चा ही हो गया, तो उस केस में हम कह सकते हैं हमारे बिजनेस में क्या हुआ है, लॉस हुआ, यानी कि हानि हुआ। समझ में आ रहा है ना? यानी कि अगर रेवेन्यू आपका रेवेन्यू से ज्यादा क्या हो, आपका एक्सपेंस हो, तो उस केस में लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है, यानी कि हानि होता है। अब इसके बाद से आता है डिस्काउंट, और डिस्काउंट का हिंदी क्या होता है? छूट। तो डिस्काउंट तो सब कोई लेना चाहता है ना, लेकिन देना कोई नहीं चाहता है। क्यों? हम लोग दुकान पे जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो कहते हैं ये बुक कितने रुपए का है? तो सर 100 रुपए का बुक पड़ेगा, तो नहीं 80 रुपए का दीजिए। क्यों? डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। और देखिए, करा कि किसी गुड्स की प्राइस में होने वाले डिडक्शन, छूट या कटौती हम डिस्काउंट कहलाता है। और डिस्काउंट दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। जैसे मान के चलिए कि कोई प्रोडक्ट मैंने खरीदने गया और वो प्रोडक्ट 100 रुपए का है, और वो प्रोडक्ट अगर हमको 80 रुपए में, अगर हमने 20 रुपया डिस्काउंट करवा लिया, तो जितना पैसा मैंने डिस्काउंट कराया उसी को हम डिस्काउंट बोलेंगे, छूट बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? और डिस्काउंट ऐसा होता है, अगर देखिए हमने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो डिस्काउंट नहीं देंगे तो सिंपल सी बात है आपकी दुकान पे कस्टमर भी नहीं आएंगे। क्यों? जैसे मान के चलिए कोरोना में बहुत सारी दुकानें होती हैं, लेकिन जो डिस्काउंट देता है उसके पास कस्टमर ज्यादा भीड़ लगाते हैं, और जिसके पास डिस्काउंट नहीं मिलता है उसके पास कस्टमर जाते हैं लेकिन बहुत कम जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब एक चीज समझिए, जैसे अगर कोई बिजनेसमैन आपको डिस्काउंट भी देगा तो उतना ही डिस्काउंट देगा जितना कि वो अपने में मैनेज कर ले। अपना मूलधन तोड़ करके आपको डिस्काउंट नहीं देगा। अब देखिए, कह रहा है कि डिस्काउंट भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, और एक आपका होता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? तो कह रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट प्रायः मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर को दिया जाता है, और जिसका मुख्य उद्देश्य सेल्स को प्रमोट करना होता है। और यह डिस्काउंट प्रायः एक फिक्स परसेंटेज के रूप में होता है। जैसे मान के चलिए हम दुकान करते हैं, तो दुकान करते हैं तो क्या होता है, मान के चलिए कि हम अपना प्रोडक्ट किसी होलसेलर से क्या करते हैं, खरीदते हैं ना। और वो बड़ा सा होलसेलर है, तो ये वहां से माल उठाता है जहां मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जहां वहां से तैयार किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान के चलिए कि हमको कंप्यूटर का दुकान करना है, तो अगर हम कंप्यूटर की दुकान करना चाहते हैं तो उसी के पास ना जाएंगे जहां पे बहुत ज्यादा कंप्यूटर का प्रोडक्ट हो, वहीं से तो खरीद के लेके आएंगे ना। लेकिन अगर जो होलसेलर है, जो बहुत सारे कंप्यूटर की दुकान पे, मतलब बहुत सारा कंप्यूटर अपना रखा हुआ है बेचने के लिए, तो वो होलसेलर हो गया वो। और होलसेलर कभी भी क्या करते हैं, जैसे होलसेलर का जो व्यापारी होता है वो एक दो प्रोडक्ट नहीं बेचता है, वो जब भी बेचता है तो ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट वो सेल करता है। और होलसेलर से खरीदता कौन है? रिटेलर खरीदता है। और होलसेलर किससे खरीदता है? तो मैन्युफैक्चरर से खरीदता है। तो मैन्युफैक्चरर का मतलब ये होता है कि जहां प्रोडक्ट को तैयार किया जा रहा है। तो मान के चलिए कि मैन्युफैक्चरर दिया होलसेलर को, होलसेलर दिया रिटेलर को, और रिटेलर देता है कस्टमर को। समझ में आ रहा है ना? यानी कि कस्टमर कौन हुआ? हम और आप हुए, जो सिंगल प्रोडक्ट हम लोग खरीदने के लिए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे एक लैपटॉप की हो सकता है तो 10 लैपटॉप हम नहीं खरीदेंगे। 10 लैपटॉप वही खरीदेगा जिसके पास दुकान है। हम तो कस्टमर हुए ना, तो हम जाते हैं रिटेलर के पास। और रिटेलर सामान किससे खरीदता है? होलसेलर से। होलसेलर किससे खरीदेगा? मैन्युफैक्चरर से। तो इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट देगा होलसेलर को, होलसेलर डिस्काउंट देगा रिटेलर को, और रिटेलर डिस्काउंट देता है कस्टमर को। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें क्या होता है, ये कह रहा है कि, और ये इसका क्यों इसमें डिस्काउंट दिया जाता है, तो कह रहा है कि जिसका मुख्य उद्देश्य होता है सेल्स को प्रमोट करना, यानी कि बढ़ावा देना। यानी कि जब तक वो डिस्काउंट नहीं देगा तब तक उसका सेल्स उतना प्रमोशन नहीं करेगा, उतना बढ़ेगा नहीं। इसलिए वो प्रमोट करने के लिए अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए क्या करता है, वो डिस्काउंट देता है। और कह रहा है कि यह डिस्काउंट प्रायः एक फिक्स परसेंटेज के रूप में होता है। अब इसमें ऐसा नहीं है
कि मैन्युफैक्चरर अगर होलसेलर को 10% दिया है तो होलसेलर रिटेलर को 20% दे दे, और रिटेलर कस्टमर को 30% दे दे। ऐसा ऑप्शन इसमें नहीं होता है, इसमें फिक्स परसेंटेज होता है। अगर मैन्युफैक्चरर जो है होलसेलर को 10% दिया है तो होलसेलर भी रिटेलर को कितना देगा, 10% ही देगा, और रिटेलर भी कस्टमर को 10% ही देगा। एक फिक्स परसेंटेज के रूप में डिस्काउंट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब चलिए, अब अगला ऑप्शन आता है क्या, कैश डिस्काउंट, मतलब नगद छूट। आप देखिए कह रहा है कि बिजनेस में कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए या फिर कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए इस डिस्काउंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान के चलिए आपने किसी को 10,000 रुपया दे दिया, आपने किसी को 10,000 रुपया दे दिया और 6 महीना हो गया वो बेचारा पैसा आपका वापस कर ही नहीं रहा, तो आप उससे कहेंगे कि ऐसा है कि जो मैंने तुमको 10,000 रुपया दिया था, चलो 10,000 रुपये का हम ब्याज तो नहीं लेंगे, लेकिन चलो मैं 8,000 रुपया तुमसे ले रहा हूँ, 2,000 रुपये का छूट दे रहे हैं, तो वो ला करके टाइम से आपको जमा कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो एक तो टाइम से पहले कलेक्ट भी हो गया, और आपका जो आपका उधारा खाता मतलब जो भी आपने उधार दिया था वो पैसा आपको रिटर्न भी हो गया। यानी कि एक प्रकार का कैश डिस्काउंट होता है, जो कैश में फ्लो होता है, कैश में फ्लो को मेंटेन किया जाता है। जैसे मान के चलिए कि 1,000 2,000 के चक्कर में अगर आपका 10,000 डूबा रहे तो ये सही नहीं ना है। अगर आपको 8,000 मिल जा रहा है तो मान के चलिए कि आप अपना काम कोई कर सकते हैं, लेकिन वही 10,000 का 10,000 डूबा रहे हैं, आप भी कम नहीं करेंगे, आप भी कुछ डिस्काउंट नहीं करेंगे, और वो भी पैसा आपको टाइमली कलेक्ट नहीं करेगा, टाइमली आपको रिटर्न नहीं करेगा, तो कुछ हो चुका, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आप उससे बोलेंगे कि आप जो मैंने आपको पैसा दिया है उसमें से 1-2 हजार या 3,000 रुपये हम डिस्काउंट कर दे रहे हैं, बाकी पैसा आप ला करके दे दीजिए, तो समय से पहले आपको ला करके दे भी देगा और उसके लिए एक डिस्काउंट को भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो ऐसे डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट के नाम से जाना जाता है, और बिजनेस में अधिकतर ऐसा होता है। मान के चलिए कि अपने बिजनेस से पैसा निकाल करके आपने किसी को दे दिया, वो पैसा आपको नहीं दे रहा है, बहुत टाइम मांग रहा है, तो अगर आप कुछ डिस्काउंट करेंगे तो जरूर वो पैसा आपको ला करके दे देगा। वो पैसा आप बिजनेस में लगाइए, और बिजनेस में लगाएंगे तो सिंपल सी बात है उसमें आपको प्रॉफिट होगा। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए, अब अगला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बाउचर। अब बाउचर क्या होता है? उसको बोला जाता है प्रमाणक। कह रहा है कि किसी भी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स को ही क्या कहते हैं, बाउचर कहते हैं। और जैसे कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गया, चालान हो गया, रिसिप्ट हो गया इत्यादि, किसी भी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को बाउचर कहते हैं। जैसे मान के चलिए अभी इस समय तो जीएसटी चल रहा है ना, आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको एक जीएसटी का पक्का बिल मिलता है ना। आप मेडिकल में चले जाएंगे कुछ दवा वगैरह आप लेने के लिए, और ज्यादा पैसे का आप दवा लेते हैं तो वो जरूर आपको एक रिसिप्ट बना के देगा, वो जरूर आपको एक पर्ची बना के देगा। आपने किस प्रोडक्ट को आपने कितने रुपए में लिया है उसका क्या करेगा, कंप्यूटराइज बिल आपको जरूर निकाल करके देगा। उसी को हम एक बाउचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाउचर बोलते हैं। और ये सिंपल है, जैसे मान के चलिए आप किसी दुकान पे जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो कंप्यूटर का बिल आपको जरूर मिलता है। आपने मान के चलिए कि चला गया कंप्यूटर की दुकान पे और आपने बहुत सारा सामान ले लिया, 10 पीस आपने सीपीयू ले लिया, 5 पीस आपने मॉनिटर ले लिया, 10 पीस आपने लैपटॉप ले लिया, 15 पीस आपने पेन ड्राइव ले लिया, 10 पीस आपने प्रोजेक्टर ले लिया, तो ये क्या करेगा, कंप्यूटराइज बिल आपको देगा कि कितने रुपए आप जीएसटी लगाए हैं, उसमें कितना रुपया जीएसटी लिखा हुआ है, और कितना रुपया आपका मूल्य है, और कितना रुपया डिस्काउंट किया गया। समझ में आ रहा है ना? तो एक जो रिसिप्ट आप वहां से प्राप्त कर रहे हैं उसी को हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का हमारा क्या होता है, बाउचर होता है। ठीक है ना? जैसे कोई इनवॉइस हो गया, या कैश मेमो हो गया, या चालान हो गया, या फिर क्या हो गया, रिसिप्ट हो गया, ये सब एक प्रकार के क्या होते हैं, हमारे बाउचर होते हैं। तो रिसिप्ट का मतलब किसी से अगर कुछ प्राप्त कर रहे हैं तो वो रिसिप्ट एक बना करके आपको देता है। और चालान का मतलब जैसे मान के चले कि आप गुड्स को कहीं भेज रहे हैं, आपने क्या क्या गुड्स गाड़ी में लोड किया, उसका एक चालान पेपर बनता है। उस चालान पेपर को आप दिखा करके समझा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारी गाड़ी में लोड है, और ये प्रोडक्ट मैंने आपको आपके पास लेके आया है। इनवाइस के बारे में आपको पता ही है, जब कोई भी प्रोडक्ट सेल किया जाता है तो उसमें एक इनवाइस भी इशू होता है। मेमो, कैश मेमो के बारे में पता ही है, कैश मेमो भी एक बनता है।
नगद कैश की जो रजिस्टर बनता है, जो पैसा हम जमा करते हैं। अब चलिए इसके बाद से आता है गुड्स। क्या आता है? गुड्स। अब देखिए गुड्स क्या होता है। देखिए कह रहा है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उस बिजनेस के लिए गुड्स कहलाता है। कह रहा है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उस बिजनेस के लिए क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। और दूसरे शब्दों में बिजनेस में पुनः सेल करने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु गुड्स कहलाता है। नहीं समझ में आया? कह रहा है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उस बिजनेस के लिए क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। जैसे मान के चलिए मैंने दुकान किया और उस दुकान में बहुत सारा मैंने कंप्यूटर ला करके रख दिया, और हम चाहते हैं कि बस कंप्यूटर को बेचें और उसी से अपना बिजनेस बढ़ाएं। तो उस प्रोडक्ट मतलब उस दुकानदार का बिजनेस में अगर हम गुड्स जानेंगे तो क्या होगा? कंप्यूटर ही होगा ना, क्योंकि उसी से वो व्यापार स्टार्ट किया, उसी से अपना व्यापार चालू किया, इसलिए उसके लिए वस्तु उसके लिए गुड्स क्या हो जाएगा? कंप्यूटर हो जाएगा। और मान के चलिए कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो केवल कपड़े का ही दुकान किया, तो उसके लिए गुड्स क्या होगा? कपड़ा ही होगा। समझ में आ रहा है ना? और कह रहा है कि दूसरे शब्दों में अगर हम बोले तो बिजनेस में पुनः सेल करने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु गुड्स कहलाता है। जैसे मान के चलिए आपने 50 पीस लैपटॉप लेकर के ला करके अपनी दुकान में आपने रख दिए, तो किस लिए रखा आपने? बेचने के लिए तो रखा। तो ऐसा तो है नहीं कि 50 लैपटॉप एक ही बार दुकान में आप रख दीजिए, कुछ सैंपल में रखेंगे, कुछ आप अपने स्टॉक में रखेंगे, तब वो बिक जाएगा, फिर आप दूसरा आइटम उसमें ला करके रखेंगे। तो ऐसी कोई प्रोडक्ट है, आपने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट खरीदा है और जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसका पर्पज है कि आप उसी से बिजनेस करना चाहते हैं, तो वही प्रोडक्ट आपके लिए क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ड्राइंग। क्या दिया है? ड्राइंग। तो ड्राइंग का मतलब क्या होता है? चित्रकला। ड्राइंग का मतलब होता है निजी खर्च। क्या होता है? निजी खर्च। और निजी खर्च में क्या क्या आएगा? निजी खर्च में क्या क्या आएगा बताइए? हाँ वही निजी खर्च। बताइए निजी खर्च में क्या क्या आएगा? जैसे कपड़े सिलवाते हैं तो निजी खर्च में ही आता है ना। सब्जी खरीदते हैं खाने के लिए, अनाज वगैरह खरीदते हैं, मतलब जो भी आप अपनी खुद की एक्सपेंस कर रहे हैं, जो खुद का खर्चा आप कर रहे हैं, उसी को हम निजी खर्च बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे खर्च आएंगे। मान के चलिए कि आप बाइक से कहीं जा रहे हैं, उसमें पेट्रोल लगेगा, गाड़ी बिगड़ गया, वो भी सब निजी खर्च में ही सब आएंगे, ये सब समझ लीजिए। तो निजी खर्च के बारे में अगर हम बात करें तो ड्राइंग को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बोला जाता है निजी खर्च। और इसमें लिखा भी है कि बिजनेस के मालिक के द्वारा किया जाने वाला निजी खर्च ड्राइंग कहलाता है। और ड्राइंग मालिक के पूंजी को क्या करता है? घटाता है। जैसे मान के चलिए मैंने एक बड़ा सा बिजनेस किया, उसमें बहुत सारा कंप्यूटर ला करके मैंने रख दिया, तो कंप्यूटर सेल हो रहा है, तो उसमें से कुछ पैसा निकाल करके अपने लिए कपड़ा खरीद रहे हैं, कुछ मार्केटिंग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? और साग सब्जी वगैरह ला रहे हैं घर पे। तो एक बात बताइए, जब हम उसमें से निजी खर्च के लिए जब पैसे निकालेंगे तो क्या हमारा पूंजी घटेगा कि बढ़ेगा? सिंपल सी बात है, घटेगा। अब देखिए अगर आपकी दुकान में कोई ऐसा भी सामान रखा हुआ है जो आप किसी और दुकान से खरीदना नहीं चाहते, उसकी आपकी जरूरत है, तो सामान खरीदिए मत, अपनी दुकान से आप निकाल लीजिए, तो भी पूंजी आपका घटेगा कि बढ़ेगा? तो दो प्रकार का ड्राइंग होता है। एक तो कैश के रूप में आप निजी खर्चा करते हैं, मतलब आपने अपने बिजनेस से पैसा ले लिया और आपने निजी खर्च के लिए कुछ आपने सामान खरीदा, तो ये भी हमारा क्या होता है? ड्राइंग के अंतर्गत आता है। और कोई ऐसा प्रोडक्ट आप किसी और की दुकान से खरीदने जा रहे हैं और फिर पता ये चल रहा है कि वो प्रोडक्ट आपके ही दुकान में रखा हुआ है, तो वही प्रोडक्ट आपने निकाला और अपने निजी खर्च के लिए यूज में ला लिया, तो ऐसे खर्चे को बोला जाता है क्या? ड्राइंग। एक निजी खर्च होता है। जब वो हमारा प्रोडक्ट, मान के चलिए हमको कंप्यूटर खरीदने, एक लैपटॉप हमको खरीदने जाना है और लैपटॉप की मैंने दुकान ही कर लिया, तो सिंपल सी बात है अपनी कंप्यूटर की दुकान में से ही हम एक लैपटॉप ले लेंगे, चाहे वहां से खरीदें और चाहे यहाँ से हम प्रोडक्ट ले लें। तो अगर वहां से खरीदेंगे तो अपने बिजनेस से क्या देंगे? हम उसको कैश देंगे। क्या देंगे? कैश देंगे।
समझ में आ रहा है ना। अगर अपने दुकान से ही निकालेंगे तो प्रोडक्ट हमारा कम होगा। तो दोनों केस में आपका क्या होता है, जो हमारा क्या होता है पूंजी होता है, उस कंडीशन में हमारा पूंजी घटता है। तो देखिए यही चीज में लिखा हुआ है, कह रहा है कि बिजनेस के मालिक के द्वारा किए जाने वाला निजी खर्च ड्राइंग कहलाता है, और ड्राइंग मालिक की पूंजी को घटाता है। और यदि बिजनेस के मालिक के द्वारा अपने व्यापार से कोई गुड्स या मनी अपनी पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया जाता है तो वह मालिक का क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। अब जैसे मान के चलिए, मैंने आपको बताया था पूंजी के बारे में और प्रोप्राइटर के बारे में, मैंने आपको बताया था कि बिजनेस के मालिक के द्वारा बिजनेस में लगाया गया धन क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। बिजनेस के मालिक के द्वारा बिजनेस में लगाया गया धन क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। और प्रोप्राइटर क्या होता है, तो प्रोप्राइटर वह होता है जो अपने बिजनेस में क्या करता है, पूंजी लगाता है, और हानि और लाभ का भी जिम्मेदार वही होता है। तो मान के चलिए, अगर मैंने बिजनेस किया तो उस बिजनेस का हकदार तो मैं ही हुआ ना। उसमें से निजी खर्च करने का भी प्राविधान किसको है, हम ही को। हम ही आसानी तरीके से उसमें से पैसा निकाल करके चाहेंगे तो अपने लिए निजी खर्च कोई कर सकते हैं। निजी खर्च वही करेगा जिसका खुद का व्यापार होगा। अगर दूसरा कोई उसमें से खर्चा करता है तो वो ड्राइंग में नहीं आएगा। निजी खर्च उसके लिए है जो बिजनेस का मालिक है, जो बिजनेस का प्रोप्राइटर है, वही निजी खर्च अपना कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब चलिए, अब आता है इसके बाद से परचेज। तो परचेज में लिखा हुआ है, परचेज का मतलब होता है खरीदना, जिसको हम बोलते हैं क्रय। क्या बोलते हैं, क्रय। और लिखा हुआ है कि गुड्स को पुनः बिक्री के लिए खरीदने की क्रिया परचेज कहलाती है। और व्यापारी द्वारा खरीदा जाने वाला माल क्रय या परचेज कहलाता है। जैसे मान के चलिए, अगर हमको लैपटॉप की दुकान करना है, कंप्यूटर की दुकान करना है, तो सिंपल सी बात है, उसको कहीं से खरीद के लेके आएंगे तभी तो दुकान में रखेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसको हम खरीद करके ला करके अपने बिजनेस में रख रहे हैं, और किस उद्देश्य से रख रहे हैं, बेचने के उद्देश्य से। तो जो प्रोडक्ट मैंने खरीदा है कि निकट भविष्य में उसको हम क्या करेंगे, बेचेंगे, तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए क्या कहलाता है, परचेज कहलाता है। मतलब खरीदा तो मैंने, लेकिन किस उद्देश्य के लिए, बेचने के लिए मैंने खरीदा। यानी कि 10 पीस अगर आपने खरीद लिया, तो एक चीज आप बताइए, जैसे 1-2 पीस की बात होती है, तो चलिए भाई पर्सनल ऑप्शन के लिए समझ में आ जाता है कि हमको खुद के लिए यूज करना है तो मैंने खरीदा 1-2 पीस। लेकिन अगर कोई 50-60 अगर लैपटॉप कंप्यूटर खरीद के लेके आएगा, तो ये सिंपल सी बात है, उससे वो बिजनेस करना चाहता है। यानी कि खरीद के लेके आया, यानी कि जब वो खरीदा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट को परचेज बोल सकते हैं। यानी कि वो ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम परचेज के नाम से जानते हैं, और वो प्रोडक्ट निकट भविष्य में बेच करके उससे पैसा इनकम करेगा, तो उसको हम बोलते हैं क्या, परचेज। अब चलिए, अब इसी के आधार पे लिखा हुआ है परचेज रिटर्न। क्या लिखा हुआ है, अभी सेल्स के बारे में बता रहे हैं। अब इसी के आधार पे लिखा हुआ है परचेज रिटर्न। तो जैसे मान के चलिए कि आपने 20 पीस लैपटॉप लेके आया, जिसमें से आप घर पे लेके आए, तो आपने चेक किया, तो उसमें से मात्र मात्र 18 पीस लैपटॉप आपका सही था, और 2 पीस लैपटॉप आपका खराब है। तो क्या आप किसी कस्टमर को बेच पाएंगे, बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे। सिंपल सी बात है, कोई कस्टमर खरीदेगा ही नहीं। तो देखिए, जैसे मान के चले कि आपने खरीद करके लेके आया 20 लैपटॉप, उसमें से 2 लैपटॉप आपका खराब हो गया, तो सिंपल सी बात है, 2 लैपटॉप आप उसको ले जाकर के वापस करेंगे। और कहाँ वापस करेंगे, जहां से खरीदे वहां से तो वापस करेंगे, किसी और दुकान पे लेके जाएंगे तो वापस करेगा। जैसे मान के चलिए, आपने किसी दुकान से आपने क्या किया, 20 लैपटॉप आपने खरीदा, ठीक है, और वहां आपने खरीद के घर पे लेके आया, और 2 लैपटॉप आपका खराब निकल गया, तो आप पुनः उसी को ले जाकर के वापस करेंगे। तो ऐसी प्रक्रिया को परचेज रिटर्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परचेज रिटर्न कहा जाता है। आप ये समझ लीजिए कि परचेज का एक छोटा भाई है परचेज रिटर्न। समझ में आ रहा है ना। परचेज का एक छोटा भाई क्या है, परचेज रिटर्न। तो परचेज का मतलब खरीदना, सॉरी, परचेज का मतलब खरीदना, और परचेज रिटर्न का मतलब खरीदा हुआ सामान किसी कारण बस उसको वापस करना। अब एक चीज बताइए, आप आपने तो खरीद के लेके चला आया, 2 पीस आप रिटर्न करने लेके जा रहे हैं, तो वो पूछेगा ना कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, वापस कर रहे हैं। तो आप बताएंगे कि भैया कोई फंक्शन काम ही नहीं कर रहा है, इसकी बैटरी चल ही नहीं रही है, कोई ऑप्शन इसमें दिखा ही नहीं रहा है। अगर बिना कारण का वापस करने जाएंगे तो वापस करेगा वो। तो बगैर कारण का तो आप वापस करेंगे नहीं, पहले तो आप ये समझिए। क्योंकि जब तक उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा तब तक आप उसको वापस नहीं करेंगे, और जब तक आप वापस नहीं करेंगे तब तक कोई कस्टमर लेगा नहीं।
तो ले ही लेगा तो फिर उसको दुकान में रखने का फायदा क्या। वही बात इसमें लिखा हुआ कि यदि किसी कारणवश हम परचेज किया गया गुड्स वापस कर दें तो वह प्रोसेस परचेज रिटर्न कहलाता है। यानी कि उस प्रोडक्ट को हम तभी रिटर्न करेंगे जब उसमें कोई कारण आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा। तो ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप परचेज रिटर्न करने जाते हैं, यानी कि खरीदा हुआ प्रोडक्ट आप वापस करने जाते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम परचेज रिटर्न बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? अब चलिए, अरे थोड़ा सा बोलिए आप लोग, क्यों ऐसे ऐसे करते हो आप लोग? कुछ आवाज ही नहीं आ रहा है, जैसे मैं कथा सुना रहा हूँ आराम से बैठ के आप सुन रहे हो, बस केवल कथा चल रहा हो, श्रीमद् भागवत कथा आराम से बैठ करके सुन रहे हो। बाद में पूछा गया मैंने कथा कहाँ तक सुनाया था, तो नहीं पता, ऐसी हाल चल रही है। तो ये कथा सुनने का क्या मतलब हुआ? चलिए, अगला ऑप्शन लिखा हुआ है सेल्स, और सेल्स का मतलब होता है विक्रय। क्या होता है? विक्रय। और इसमें लिखा भी है कि व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसकी बिक्री को हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसकी बिक्री को हम क्या करते हैं? सेल कहते हैं। तो जैसे मान के चलिए आपने कोई व्यापार स्टार्ट किया और उस व्यापार में आपने बहुत सारा प्रोडक्ट रखा है और उसी प्रोडक्ट से आप व्यापार अपना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि वो बिकेगा तो पैसा आएगा, सिंपल सी बात है। तो वो अगर बिकने की प्रक्रिया आ रही है तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोल सकते हैं कि ये सेल्स है, मतलब इसको बेचा जा रहा है, यानी कि उसको बिक्री करने के उद्देश्य से आपने रखा हुआ है। व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसकी बिक्री को हम सेल्स कहते हैं। जैसे अगर 50 कंप्यूटर मैंने लाया है तो 50 कंप्यूटर हम बेचने के ही उद्देश्य से रखे हुए हैं, तो इसको हम सेल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेल्स बोल सकते हैं। अब देखिए सेल्स का छोटा भाई सेल्स रिटर्न करा कि यदि हमारा कस्टमर किसी कारणवश परचेज किया गया गुड्स हमें वापस कर दे तो वह प्रोसेस सेल्स रिटर्न कहलाता है। जैसे मान के चले कि आपने परचेज किया था तो वो क्या किया था? रिटर्न आपको किया था, लेकिन वो सेल किया था और आपसे रिटर्निंग ले रहा है। वो सेल किया था आपको और सेल्स वाला पुनः प्रोडक्ट वापस ले रहा है, तो उसके लिए सेल्स रिटर्न होगा, लेकिन आपके लिए क्या होगा? परचेज रिटर्न होगा। क्योंकि आपने खरीदा था तब आपने वापस किया और उन्होंने बेचा था तब अपना वापस ले रहा है। करा कि यदि किसी कारणवश करा कि यदि हमारा कस्टमर किसी कारणवश परचेज किया गया गुड्स हमें वापस कर दे तो यह प्रोसेस सेल्स रिटर्न कहलाता है। मतलब आपके लिए परचेज रिटर्न हुआ क्योंकि आपने खरीदा है, और जो बेचा है उसके लिए सेल्स रिटर्न हुआ, यानी कि उन्होंने बेच दिया और बेचने के बाद कोई वापस प्रॉब्लम आ गया तो बेचा हुआ सामान वापस ले रहा है, इसलिए सेल्स रिटर्न कहलाता है। यहाँ तक कल अच्छे से पढ़ के आइएगा आप लोग। जो नहीं पढ़ के आएगा बस खड़े खड़े 1 घंटा पढ़ना होगा उसको यहीं पे, और कुछ नहीं, प्रॉब्लम बस यही ऑप्शन है। आप नहीं पढ़ के आएंगे, अगर आप नहीं बताते हैं तो 1 घंटा केवल खड़े रहिएगा, मैं आराम से कथा बांचूंगा, बस केवल सुनिएगा। इतना टॉपिक कहाँ तक मैंने 22 तक पढ़ाया, 23 तक सब कोई पढ़ के आइएगा। पूरा मैं पूछूंगा स्टार्टिंग से लेकर के और इस टाइम तक।